स्टूडेंट्स, हमने लवक को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने इस बारे में चर्चा कर ली थी कि जो प्लास्टिड हैं वो 3 प्रकार के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट है या एवर्णी लवक है उनको भी हमने 3 भागों में बांट दिया था, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरित लवक की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी उसके बारे में। एक हम जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को समझा वैसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरित लवक की उत्पत्ति हुई है साइनोबैक्टीरिया से। हुआ क्या था, एक स्टोरी को देखते हैं कि एक यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक मिले वो यूकैरियोटिक कोशिका है। ये केंद्रक है और ये उसका क्या है? डीएनए। ओके, इसके पास में एक प्रोकैरियोटिक कोशिका आई और वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, यानी जिसमें 2 स्ट्रैंड मिले, सर्कुलर यानी कि वो एक पूरी सर्किल बना रही हैं, और नेक्ड यानी कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हो। ऐसा तो डीएनए मिले और 70S प्रकार के राइबोसोम मिले। ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका इसके पास में आती है। अब इसकी ये जो है लाइनिंग, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये लाइनिंग यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर जो लिक्विड जैसा पदार्थ भरा हुआ है उसे हमने कहा साइटोप्लाज्म। लेकिन यह किसका साइटोप्लाज्म है? साइटोप्लाज्म, यह किसका साइटोप्लाज्म है? यूकैरियोटिक कोशिका का। इसके अंदर, इस झिल्ली के अंदर का और इस डीएनए को छोड़कर जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वो इसका साइटोप्लाज्म कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में बात की थी। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि इस कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं अंतर्वलित हो गई। यूं ये इसका डीएनए है, ठीक है, और ये 70S प्रकार के राइबोसोम अंतर्वलित होने लगी। और अंतर्वलित होते होते इस प्रकार की संरचना का विकास हो गया। ये डीएनए, इस तरह से राइबोसोम, और अंदर आ गई ये ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर। अब देखो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जिस एनवायरनमेंट में मौजूद है वहाँ बाहर क्या है? वाटर, जल, और जल भी समुद्री जल, ठीक है। यदि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर्वलित होने लगेगी तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आ जाएगा वाटर। और लास्ट में अंतर्वलित होते होते और इसके सिरे आपस में जुड़ जाएंगे तो इस प्रकार की एक संरचना इस कोशिका के अंदर आ चुकी है। और इस संरचना के बीच में ये जो खाली सी जगह है इसे हम कहेंगे ल्यूमेन, और इसमें भरा क्या होगा? वाटर। ये हमने एक सरल सी चीज़ें देखी और ये बड़ी आसान बात है, आसानी से समझने वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए कि आपने साइकिल की ट्यूब देखी होगी। ये एक साइकिल की ट्यूब है। यदि इसको यहाँ से कट करेंगे तो हमें कैसी दिखाई देगी? वो इस प्रकार की होलो पाइप नुमा दिखाई देगी। यहाँ से कट करने के बाद और यहाँ से भी कट कर दिया, इस हिस्से को हम अलग कर लेते हैं, इस प्रकार का दिखाई देगा। और ये इसके जो किनारे हैं उनको सील कर देते हैं, तो ये एक ऐसे रबड़ के पाइप नुमा संरचना बन गई, उसके किनारे बंद है। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन कहाँ हुई है? यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये जो बना है, ये जो एक झिल्ली से गिरी हुई संरचना ट्यूब की तरह एक बंद पाइप नुमा संरचना बनी है, बिल्कुल ऐसी। तो इस बंद पाइप के जो बीच में ये जो खाली स्पेस है, ये वाला, ये खाली स्पेस क्या कहला रहा है? ल्यूमेन। और इसमें भरा हुआ क्या है? वाटर।
इतनी बात हमें समझ में आई। अब जैसे कि हमने इसमें बात की कि इस कोशिका की ये जो झिल्ली है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो अंतर्वलित हुई है और अंतर्वलित होके ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनाई। तो यदि हम केवल इसको देखें तो इसकी संरचना भी कैसी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान? प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे उसमें हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा। उसमें हमें पता लगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड अणुओं की द्विआण्विक परत से बनी है। ये लो, द्विआण्विक परत। और उसमें कहीं कहीं इस प्रकार अंदर धसे हुए प्रोटीन, जिसे हमने कहा इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन नाम दिया, और कुछ स्थानों पर बाहर की तरफ चिपके हुए जिसे हम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन नाम दिया, जिसे आसानी से पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना भी ऐसी ही होती है, यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना भी ऐसी ही होती है। अब जो अंतर्वलित हुई ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर आई, ये इसमें हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की समान संरचना है। कैसी संरचना है? ऐसी संरचना है। इसमें ये जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन में कुछ ऐसे कण आकर इकट्ठे हो गए जो कलरफुल है, रंगीन कण है। ये मान लो हरे रंग का कोई कण है जिसे नाम दिया गया क्लोरोफिल। यदि वह पीले रंग का है तो हमने नाम दे दिया ज़ैंथोफिल, और यदि वह लाल से कलर का है तो हमने नाम दे दिया उसको कैरोटीन। ये रंग के कण इसके अंदर हैं। ये रंग के कण होते कैसे हैं? ये रंग के कण होते हैं वसा विलेय। वसा में विलय होने के कारण ये यहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं रंग के कण इन प्रोटीन के साथ में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसी पोजीशन पे जहाँ यह वसा स्नेही व्यवहार को दिखा सके, ये व्यवस्थित हो गए। अब हमें ये बात तो पता लग गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना कैसी दिखाई दे रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना एक ऐसी ट्यूब नुमा संरचना है। ये लो, अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, जो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर अंदर आ गई, जिसके बीच का खाली का स्पेस तो ल्यूमेन कहलाया, और ये झिल्ली से घिरी हुई एक बंद ट्यूब नुमा जो संरचना है उसे नाम दिया गया थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया गया? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्यूब बन चुकी है किसमें? कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसके जो किनारे हैं वो सील है। ये संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है, ये संरचना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है, और ये जो किनारे चिपके, ये वाला स्थान भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होगा। बीच में खाली स्पेस है जिसमें पानी जैसा पदार्थ भरा है, और इस स्पेस को ल्यूमेन नाम दिया। अब रंग के कण कहाँ मौजूद हैं? रंग के कण प्रोटीन में धसे हुए और वसा की लेयर से के साथ अपनी संबद्धता या वसा विलेयता दिखाते हुए मौजूद होते हैं, वसा से नहीं होते हैं। तो हम इसमें कुछ ये जो डॉटेड संरचनाएं दिखा रहे हैं, ये हैं रंग के कण, जिन्हें कहा गया वर्णक, जो डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। ये रंग के कण क्लोरोफिल हो सकता है, कैरोटीन हो सकते हैं, ज़ैंथोफिल हो सकते हैं, इस प्रकार के। यदि रंग के कण
हरे ज़्यादा हैं तो इस संरचना को थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो हमें ये संरचना कैसी दिखाई देगी, हरे रंग की। यदि लाल रंग के वर्ण कैरोटीन यदि ज़्यादा हैं तो हमें ये लाल रंग का दिखाई देगा। इस प्रकार की संरचना बनी। अब इसमें जो आगे डेवलपमेंट हुआ वो कैसा हुआ, वो डेवलपमेंट इस प्रकार का हुआ कि मान लो एक प्रेशर जोर लगाया गया इधर से और इधर से दोनों तरफ से, तो ये बीच की झिल्ली अंतर्वलित हो गई। किस प्रकार, ये इसका किनारा, इस प्रकार अंतर्वलित हो गई। और रंग के कण कहाँ मौजूद हैं, वही झिल्ली के अंदर धंसे हुए हैं, प्रोटीन और वसा के बीच में ऐसे। मेनली प्रोटीन से धंसे होते हैं और वसा के साथ भी जुड़े रहते हैं। ऐसी प्रोटीन के उस पार्ट में ये होंगे रंग के कण जो प्रोटीन अध्रुवीय प्रकार की हो, वसा स्नेह व्यवहार को शो करने वाली हो। यहाँ पर भी मिलेंगे। तो जब ये एकदम ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर ओपन है, ये एक पाइप की तरह मतलब फैली हुई रूप में है, तब हमने इसको नाम दिया थाइलेकोइड। क्या नाम दिया, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और जब इस थाइलेकोइड पर प्रेशर लगने के कारण बीच में इस प्रकार की संरचना बन गई, तो हम देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा, चौथा, इस प्रकार बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो इसे कह देंगे हम नया नाम ग्रेना थाइलेकोइड। और जिस भाग के अंदर थाइलेकोइड नहीं बनी उसे नाम दिया जाता है स्ट्रोमा थाइलेकोइड। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये बात हमारे समझ में आ गई होगी। अब हम वापस हमारे पुराने चित्र पे चलते हैं। हुआ क्या कि एक यूकेरियोटिक कोशिका थी जिसके पास में कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका आ रही थी, और प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं की हमने बात कर ली। वही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक DNA, 70S राइबोसोम और इस प्रकार की सेल थी। इसकी प्लाज्मा झिल्ली ने अंतर्वलन के द्वारा इस प्रकार एक पाइप नुमा संरचना बनाई जिसे हमने नाम दे दिया था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट चरण में क्या हुआ उसको समझते हैं। ये यूकेरियोटिक कोशिका बीच में इसमें केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर जो DNA है वो कैसा है, रेखीय प्रकार का DNA मिलता है। इसके पास में एक ये प्रोकैरियोटिक कोशिका आ रही है। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये DNA मौजूद रहा, 70 प्रकार के राइबोसोम और प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन से बनी ये पाइप नुमा संरचना जिसे हमने नाम दिया थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये इसके अंदर प्रविष्ट ज्यों ज्यों ये आगे की तरफ जाएगी प्लाज्मा झिल्ली अंतर्वलित होती जाएगी। और किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी हम देखेंगे। हम न्यूक्लियस नहीं दिखा रहे हैं शॉर्ट में समझने के लिए। और इसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ये पूरा का पूरा ये आ चुकी है अंदर। नेक्स्ट चरण में क्या होगा, ये प्लाज्मा झिल्ली यूकेरियोटिक कोशिका की और इधर से इनके किनारे एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे इस प्रकार फ्यूज हो गए। और ये जो झिल्ली अंतर्वलित होकर बनी इसकी संरचना किसके समान होगी, इस झिल्ली की संरचना किसके समान होगी, यूकेरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान। अब ये तो हो गई यूकेरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसके अंदर ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका अंदर, ये होगी प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में कौन मौजूद है, इसके बीच में एक झिल्लीनुमा संरचना, पाइपनुमा संरचना मौजूद है, जिसे हमने नाम दे दिया क्या, थाइलेकोइड। अब अभी इसने इतना स्थान घेर रखा है, धीरे धीरे इसकी संरचना में कमी आई, और जब संरचना में कमी आई तो क्या हुआ, इस प्रकार का विकास हुआ। ये यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका केंद्रक, और केंद्रक में है रेखीय प्रकार का डीएनए, और इसके अंदर एक ऐसी संरचना है जिसमें ये हो गई बाहरी झिल्ली, फिर हो गई भीतरी झिल्ली, और उसके बीच में ये जो थाइलेकोइड थी, ज्यों ज्यों इसका आकार छोटा होता जाएगा तो क्या होगा, आकार छोटा होने पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर एक तरीके से दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, और वह इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे इस प्रकार की हमें संरचना बनी दिखाई दे रही है। तो यह क्या कहलाएगा, यही प्लास्टिड है। चूंकि इसके अंदर यदि ग्रीन कलर के पिगमेंट जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको क्लोरोप्लास्ट। अभी जो बाहरी झिल्ली है जो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान है, किसके समान, यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान। जो आंतरिक झिल्ली है ये वाली, ये किसके कारण है, किसके समान है, ये प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान है। और इसके बीच में ये मान लो, या इस प्रकार की ग्रेना थाइलेकोइड्स वगैरह मान लो, वो उसकी बाहरी बाउंड्री किसकी बनी है, बाहरी बाउंड्री बनी होगी प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान, और उसके बीच में क्या भरा होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब इसका अंतर्वलन हो रहा है तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन और बीच जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में भी क्या भरा होगा, वाटर भरा होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड सा भरा रहता है, और फिर उसके जो इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्थान है वो वास्तव में क्या है, इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्थान तो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य होता है। लेकिन हम जब उसको पूरे तरीके से एक कोशिका में प्रवेश करवा दिए हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने को मिला था, हम एक कोशिका में इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, लिक्विड पदार्थ को। तो क्या इसको भी वापस साइटोप्लाज्म नाम दे दें, नहीं, तो इसको एक नया नाम दिया जाता है। इसको मैट्रिक्स भी नहीं कहते, क्योंकि मैट्रिक्स नाम हमने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए दे दिया, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो इसके विकास के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमें लगा है। अब हम इसकी संरचना को थोड़ा पढ़ेंगे, इसके कार्यों को जानेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।